स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा आपको आज ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर ज्वालामुखी पढ़ाने जा रही हूँ। और मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो वनडे हों, सिविल सर्विसेज हों, चाहे अदर स्टेट के पीसीएस हों, आरओ एआरओ, सभी में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी है क्या? आपको ये पता है कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है और जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो सबसे पहले हमारी अर्थ के पास आती है, फिर उसके बाद वो उस ऊष्मा को वापस भेजती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ ऊष्मा होगी तो क्या होगा, वो रिटर्न भी तो करेगी, तो कैसे वो बाहर निकाले? आपने देखा होगा कि जब हम प्रेशर कुकर या कोई पतीली रखते हैं और ढक्कन से ढकते हैं तो कुकर का बिसिल अपने आप ऊपर उठता है या ढक्कन अपने आप वहाँ से हटता है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। तो यहाँ भी तो एनर्जी होगी अगर वो ऊष्मा का अपने अंदर ऊष्मा ग्रहण कर रही है। तो होता क्या है कि जो हमारा मेटल है वहाँ पे धात्विक की मात्रा ज़्यादा है, तो होगा क्या, वो पिघलेंगी गर्मी की वजह से, तो कुछ गैसेस का निर्माण होगा। तो जब गैसेस का निर्माण होगा तो क्या होगा, वो गैसेस ऊपर आने की कोशिश करेंगी। गर्म हवा आपको भी पता है कि हमेशा ऊपर आने की कोशिश करती है। तो जब वो ऊपर आने की कोशिश करेंगी तो जो हमारी प्लेट्स हैं वो तैर रही हैं। जो महाद्वीपीय विस्थापन जब मैं बताऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से तैर रही हैं। तो जब उस प्लेट में जहाँ पे या तो वो जुड़ रही होंगी या जहाँ पे कटाव होगा, वहीं क्षेत्र से आपके उद्गार शुरू हो जाएंगे जहाँ पे कमजोर प्लेट्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपका ज्वालामुखी कुछ नहीं है, अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ रहा है। अगर इजी वे में देखें तो ये है। तो चलिए सही से देख लेते हैं एक बार। ज्वालामुखी वॉल्केनोज, ये जो है वो लावा है, गैस, जलवाष्प जो छिद्र या दरार से धरातल पर आते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, लावा आएगा, गैसेस आएंगी और जल के साथ जल वाष्प आएगा जो छिद्र या दरार, गर्मी पड़ेगी तो जो वहाँ पे जल होगा वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो जल वाष्प ये सारे छिद्र या दरार से धरातल पर आते हैं। छिद्र बना नहीं होता है, वो क्या होता है, ऊपर से नीचे से जब प्रेशर पड़ेगा तो जहाँ पे कमजोर पार्ट होगा वो फट जाएगा या खिसक जाएगा, तो वहाँ से आपका मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है। तो आज समझ में आ गया होगा क्या क्या निकल रहा है। लावा निकल रहा है, जलवाष्प निकल रहा है और गैसेस निकल रही है। कहाँ से? एक छिद्र के माध्यम से। तो वो आपका ज्वालामुखी कहलाता है। अब ज्वालामुखीता क्या है? ज्वालामुखीता में आपका ये टोटल आ जाएगा। यहाँ पे मैग्मा चैम्बर होगा, यानी ज्वालामुखी यहाँ पे जो है लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर वो ऊपर एक नली के माध्यम से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे छेद करेगा और फिर ये बहेगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, टोटल प्रोसेस, ये आपका कहलाता है ज्वालामुखीयता। यानी ज्वालामुखी बनने से लेकर भूपटल पर आने तक की जो जितनी प्रक्रियाएं होंगी ये आपकी कहलाती हैं ज्वालामुखीयता। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या हैं, क्या रीजंस हैं जिसके कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो भूगर्भ ताप, जैसा हमने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है वो भूगर्भ ताप ऊष्मा लेती है सन से। तो कितना होगा, साधारणतः वैसे तो चेंज होती रहती है, लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान बढ़ेगा। ये एक कारण है। दूसरा, जो कमजोर भूभाग होंगे, जैसे हमने बोला कि प्लेटें एक तैर रही हैं और जहाँ पे प्लेट का जुड़ाव होगा या जहाँ प्लेटें कमजोर होंगी वहाँ वो जो है टूटेंगी वहाँ से और वहीं से उद्गार होगा। रूपांतरित गति प्लेट जो होंगे, जैसे हमारी प्लेट आपको पता है यूरेशियाई प्लेट जा रही है, तो ये सब चीज़ें इसी का कारण होंगी। तो वहाँ पे भूकंप जहाँ पे आएंगे वहाँ भी जो है आपके ज्वालामुखी उद्गार की संभावना बढ़ती है। फिर गैसों की उत्पत्ति,
जलवाष्प, हाइड्रोजन सल्फर डाई और कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारी गैसों की उत्पत्ति के कारण भी आपके ज्वालामुखी का उद्गार होगा। फिर आपका है भूकंप। भूकंप से क्या होगा कि पृष्ठ विकार उत्पन्न होगा। भाई धरती कांपेगी तो अंदर का सिस्टम भी तो डिसमैनेजमेंट में आएगा। भाई इक्वल हैं तो वो कहीं नीचे कुछ पत्थर आगे खिसकेंगे या कहीं दरारें पड़ेंगी, तो ये भी तो कॉजेज होंगे। और ये जो भ्रंश पड़ेंगे और भ्रंश से ही धीमे धीमे कमजोर हो जाएगा आपकी वो जो प्लेट्स हैं और वहाँ से आपके भूकंप की संभावना बढ़ जाएगी। फिर अपसारी गति प्लेट, जो अपसारी गति से दो गतियां होंगी, एक तो या तो इधर जा रहा है या तो इधर बल लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर इधर लग रहा है तो भी यहाँ पे दरारें पड़ेंगी, अगर इधर लग रहा है तो भी तो दरारें पड़ेंगी। तो चाहे अपसारी हो चाहे अभिसारी हो, दोनों गतियों के कारण भी आपके प्लेट कमजोर पड़ेंगी। तो इस जैसे पर्वत का निर्माण हो रहा है, वहाँ भी जो है आपके ज्वालामुखी उद्गार एक रीज़न हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा, पहला तो ताप, फिर दूसरा आपका कमजोर भूभाग जहाँ पे होगा वहाँ ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। गैसेज अगर ज़्यादा उत्पन्न हो रही, भाई हीट हो रही है, गैसेज उत्पन्न होंगी तो गैसेज हमेशा ऊपर भागेंगी तो जो कमजोर पार्ट होगा उसको तोड़ेंगी, जब तोड़ेंगी तो फिर वहाँ पे जो अंदर मटेरियल होगा वो भी तो साथ में आएगा। और फिर भूपृष्ठ विकार, जिसका कारण आपका भूकंप होता है। यानी सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। अगर भूकंप आ रहा है तो धीमे धीमे कमजोर पड़ेंगी तो भूताप तो आपका 32 पे 1 डिग्री सेल्सियस हो ही रहा है। तो इसके बाद क्या होगा कि गैसेस उत्पन्न होंगी। गैसेस क्या करेंगी, वो ऊपर प्रेशर देंगी। जब ऊपर प्रेशर देंगी तो जो ऊपर की चीजें कमजोर होंगी वो टूटनी शुरू हो जाएंगी और उसके साथ मैग्मा और लावा भी बाहर निकलने लगेगा। फिर बात करते हैं कि ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ जो निकल रहा है पदार्थ, वो कौन कौन सा है। तो एक है आपका गैसेस, फिर दूसरा है आपका तरल पदार्थ, तीसरा है आपका ठोस पदार्थ। यानी सबसे पहले गैसें निकलेंगी, पुश करेंगी, उसके साथ लिक्विड पदार्थ निकलेंगे, फिर इसके बाद ठोस पदार्थ या पत्थर वगैरह जो साथ में होंगे बड़े छोटे, वो सब इसके साथ निकलने शुरू हो जाएंगे। अब गैसेस की बात करें तो सबसे अधिक जो जलवाष्प है वो 60 to 30% है, ठीक है। तो जलवाष्प के कारण क्या होगा कि 60 to 30% वो प्रज्वलित गैस है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, फिर अन्य में आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया क्लोराइड, ये गैसेस आपके ज्वालामुखी उद्गार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो तरल पदार्थ हैं, इसमें आपका अम्लीय भी होगा और बेसिक भी होगा, पैठिक। ये पैठिक और ये आपका है अम्लीय या एसिड। तो ये जो दोनों पदार्थ होंगे ये भी आपके ज्वालामुखी उद्गार में निकलेंगे बाहर। फिर ठोस पदार्थ में बम आपका निकलेगा जो 6 to 7 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर व्यास के बड़े शिलाखंड होते हैं जिनको बम बोलते हैं। फिर लैपली निकलेगी साथ में और ये अखरोट के आकार के पत्थर के टुकड़े होते हैं। फिर स्कोरिया, ये जो है ये नुकीला पत्थर होता है और ये भी उसके साथ निकलेगा, हो सकता है इस शेप में हो या ऐसे नुकीला करके हो। तो ये नुकीले धारदार पत्थर इसके साथ निकलेंगे। तो ये क्या क्या निकल रहा है, एक तो गैसेस निकल रही हैं जिसमें मेन जो गैस है वो है आपकी जलवाष्प, फिर इसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया क्लोराइड, ये निकल रहे हैं। तरल में अम्लीय और पैठिक दोनों निकल रहे हैं, एसिडिक और बेसिक। और फिर ठोस पदार्थ में आपका निकल रहा है बम, लैपली और स्कोरिया, ठीक है। तो बम क्या है, ये 6 to 7 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर व्यास वाले जो है शिलाखंड होंगे, यानी ये बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। फिर लैपली क्या होगा, ये अखरोट की तरह का होगा। और फिर स्कोरिया क्या है, ये नुकीला पत्थर है, ठीक है।
ये सब आपके ज्वालामुखी जब उद्गार होगा तो ये सारे पदार्थ निकलेंगे। फिर बात करते हैं कि मैग्मा व लावा का रासायनिक और खनिज संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम इनका खनिज या रासायनिक आधार पर वर्गीकरण करें तो फेल्सिक, मैफिक और अल्ट्रामैफिक 3 भागों में बांटा गया है। तो फेल्सिक क्या होगा, जैसा आप देख सकते हैं ये वाला आपका जो है सिलिका प्रधान है, ठीक है, तो ये फेल्सिक है, इसमें जो है सिलिका की प्रधानता होती है, ठीक है। ये वाला जो आपका है यहाँ पे सिलिका की प्रधानता है और क्वार्ट और फेल्सपार की अधिकता यहाँ पे होगी और ग्रेनाइट पाया जाएगा अंदर और बाहर जो है राइलोलाइट यहाँ पे पाया जाएगा। जब आपको पत्थर पढ़ाएंगे तब ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो अगर आप एक बारी ध्यान से इसको देखोगे तो वो वाला पोर्शन भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ग्रेनाइट अंदर मिलेगा आपको, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो अंदर जो है ग्रेनाइट मिलेगा और बाहर आपको रायोलाइट मिलेगा, ठीक है। तो फेल्सिक से क्या हो रहा है, फेल्सिक से आप की पहली चीज सिलिका प्रधान है ये, दूसरा जो है यहाँ पे अंदर ग्रेनाइट मिलेगा और बाहर रायोलाइट मिलेगा, ठीक है। और इसका कलर हल्का हल्का होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है और क्वार्ट और फेल्सपार की यहाँ पे अधिकता होगी, इस वजह से कलर जो है वो गाढ़ा नहीं होगा। दूसरा है आपका मैफिक, यहाँ पे सिलिका न्यून होगा, ये देखिए गाढ़ा कलर है ये, ठीक है। तो सिलिका की मात्रा कम होगी, मैग्नीशियम और लौह की अधिकता होने के कारण क्या होगा, ये गाढ़े रंग का होगा। एम्फीबोल्स और डायोराइट अंदर ये मिलेंगे और एंड्रेसाइट बाहर मिलेगा, यानी अंदर जो है आपको मिल रहा है डायोराइट और बाहर मिल रहा है आपको एंडेसाइट, ठीक है। तो 2 हो गए फेल्सिक, मैफिक। अल्ट्रामैफिक में फेल्सिक और मैफिक दोनों के गुण होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दोनों के गुण हैं तो सिलिका और एल्युमिनियम दोनों मिलेगा यहाँ पे, और बहिर्जात यहाँ पे मिलेगा बेसाल्ट, बाहर यहाँ पे मिलेगा बेसाल्ट, ठीक है। मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, विवर क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। आप धीमे धीमे सारी चीज़ें क्लियर करते रहिए ताकि जब आप पूरा पढ़ लें तो ऐसा ना हो कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे आपका RO हो, चाहे अदर स्टेट PCO हो, चाहे UP PCS हो, वनडे एग्जाम्स हो। अगर आप सारे टॉपिक्स क्लियर कर लोगे एक बारी तो वहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जब हमें ये लगता है कि अगर हमने ये पढ़ा है चैप्टर तो इससे मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% किसी का तैयार नहीं होता है, 60 से 75% तक में आदमी का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर ये चैप्टर हमने पढ़ा है, यानी अगर हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो इससे हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, या हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ा है तो इससे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो आपका सिलेक्शन ईजिली होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए और इसीलिए मैं सारी चीज़ें क्लियर करके बता रही हूँ ताकि आपका कहीं से भी कुछ भी ज्वालामुखी से पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब फिर से रिवीजन दे देते हैं आपको कि अगर हम फेल्सिक में देखें तो सिलिका किस में ज़्यादा है, फेल्सिक में, किस में कम है, मैफिक में। अल्ट्रामैफिक में क्या है कि दोनों के गुण हैं, यानी सिलिका और एल्युमिनियम दोनों मिलेंगे। फिर क्वार्ट और फेल्सपार की अधिकता किस में है, फेल्सिक में। तो जब क्वार्ट और फेल्सपार की अधिकता तो जाहिर सी बात है उसका कलर हल्का होगा, और जिसमें मैग्नीशियम और लोहा होगा तो वो कलर आपका थोड़ा सा डार्क होगा, और सिलिका और एल्युमिनियम जिसमें होगा तो वो कुछ इस तरह दिखेगा क्योंकि इसमें दोनों के गुण हैं, ठीक है। अब 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद देखें कि ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा, तो आपका फेल्सिक प्रकार के जो लावा उद्गार होगा उसमें मिलेगा।
अब हल्के रंग का ये होगा क्योंकि ग्रेनाइट मिल रहा है और ये फेल्सिक की विशेषता है। फिर रायोनाइट कहाँ मिलेगा? बाहर मिल रहा है इसमें, ठीक है। और मैफिक में क्या हो रहा है? डायोराइट अंदर मिल रहा है और एंड्रेसाइट बाहर मिल रहा है। फिर अल्ट्रामैफिक में बाहर बेसाल्ट मिलेगा और अंदर ग्रेबो मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये बोला बेसाल्ट किसकी विशेषता, तो ये आपके ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होगा, आग्नेयस चट्टान होगा। लेकिन आग्नेयस का कौन सा चट्टान होगा? अल्ट्रामैफिक। ग्रेनाइट आग्नेयस चट्टान है, लेकिन ये कौन सा है? फेल्सिक प्रकार के लावा की विशेषता है। और डायोराइट अंदर मिल रहा है, लेकिन किस प्रकार के? आग्नेयस चट्टान तो है, बट किस प्रकार की आग्नेयस है? मैफिक प्रकार की आग्नेयस है। एंड्रेसाइट जो है वो बाहर मिल रहा है और ये किस प्रकार की आग्नेयस है? तो ये आपकी मैफिक प्रकार की आग्नेयस है, ठीक है। तो आग्नेयस चट्टान भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि मैफिक की विशेषता है कि आपके फेल्सिक की है कि अल्ट्रामैफिक की है कि गाढ़ा रंग है कि हल्का रंग है। तो आपको अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो आप इजिली बता दोगे। और एक बार ये भी देख लीजिएगा कि फेल्सिक इस तरह से दिखता है, ठीक है। मैफिक ये है आपका और अल्ट्रामैफिक आपका इस तरह से लावा आपका दिखेगा। इतना आप लोग तैयार करिए और जो आगे का है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही से तैयार करिए और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं। थैंक यू।